गाइस चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि 100 क्वेश्चन तक आपके कहीं न कहीं जो आंसर बता दिए गए थे। तो आइए चलिए 101 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी जो नया सेशन आपका है 101 से स्टार्ट होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, चलिए पढ़िए भाई। 101 की अगर बात की जाए, आपसे पूछा है वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रिफर्ड, यानी आपसे ये कहा है कि आप डीसी कंपाउंड मोटर को कहाँ प्रिफर करेंगे, कहाँ पे लगाएंगे, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो चलिए मैंने बताया था आपको कि जो मिश्रित मोटर होती है, अगर हिंदी में बात की जाए इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी मिश्रित मोटर, ठीक हिंदी में। अगर इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो हम जानते हैं कि अगर उस पर लोड देंगे तो उसकी स्पीड थोड़ा सा तो डाउन होगी, यानी कि कुछ तक डाउन होगी। अगर इसके फिगर की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है, आपका देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपका फिगर होता है। जैसे देखिए ये आपका क्या होता है, टार्क होता है, ये आपकी स्पीड होती है ना, यही होता है। अब देखेंगे अगर टार्क और स्पीड में अगर संबंध देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका कर्व मिलता है। तो देखेंगे जब आपने लोड बढ़ाया तो टार्क कहीं ना कहीं जो है देख रहे हैं इतना घट रहा है, लेकिन एक अवस्था के बाद इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑप्शन की बात की जाए तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कांस्टेंट लोड रिक्वायरमेंट, लगातार लोड आवश्यकताएं, यानी कि लगातार लोड की आवश्यकताएं। क्या ऐसा हो सकता है क्या, जबकि मैंने क्या बताया, उसका टार्क थोड़ा सा रिड्यूस होता है, कह सकते हैं उसकी स्पीड थोड़ा सा रिड्यूस होती है, लेकिन उसके बाद देखेंगे उसकी स्पीड जो है कहीं ना कहीं आपकी कांस्टेंट बनी हुई है ना, उसकी स्पीड कहीं ना कहीं कांस्टेंट आपकी बनी हुई है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, कांस्टेंट स्पीड अंडर द वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट, यानी अलग अलग लोड पर आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। मैंने बताया कि एक अवस्था के बाद उसकी स्पीड, सॉरी जो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कुछ कर्व था ना भाई, ऐसे कुछ कर्व था। तो मैंने क्या बताया कि एक अवस्था के बाद उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है, यानी कि उसकी स्पीड में अब जो है परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि आपका ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट स्पीड अंडर द वेरिंग लोड, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत कर। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, चलिए अगला देखिएगा, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्या होती है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्या होती है। तो चलिए पढ़िए भाई, चार ऑप्शन आपके पास हैं। पहला दिया है आपका फील्ड धारा को सीमित करता है, यानी लिमिट द फील्ड करंट। दूसरा क्या दिया है, लिमिट द फील्ड वोल्टेज, यानी फील्ड वोल्टेज को सीमित करने के लिए किया जाता है। तीसरा क्या दिया है आपका, कंट्रोल द मोटर स्पीड, यानी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए। चौथा क्या दिया है आपसे, लिमिट द आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर करंट को सीमित करता है। एक चीज जान लीजिएगा, जो हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली जो हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं उसका बेसिकली वर्क यही है कि जो आपके आर्मेचर में धारा जा रही है उसके मान को हम क्या करें, कम कर दें। आप जानते होंगे शुरुआत में जो आपकी धारा होती है वो मतलब लोडिंग के सापेक्ष लगभग 5 से 7 गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी बात की जाए तो अगर इसके ऑप्शन की बात की जाए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्मेचर करंट को सीमित करता है, आर्मेचर करंट को सीमित करता है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 103 देखिएगा, 103 की अगर बात की जाए, देखिए आपसे क्या पूछा है, पहले हिंदी पढ़ लीजिए। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डाल लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ा सा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है भाई, ऐसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
इसलिए आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पूछा है आपसे कि विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर, यानी आर्मेचर बाइंडिंग को किस उपकरण से आप टेस्ट करेंगे उसके बारे में आपसे पूछा है। पहला देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, मेगर। मेगर मैंने बताया कि हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम मेगर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो आपकी आर्मेचर बाइंडिंग होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0.1 ओम से कितना होता है भाई, 1 ओम तक होता है, यही होता है ना। इसका मतलब इसका इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, ये ऑप्शन में हट जाएगा, यानी ये कट जाएगा। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी, देखिए अगर ये कट गया तो इसका मतलब आपको 3 ऑप्शन मिले हैं, तो 3 ऑप्शन में आपको छांटना है। अब देखिए तीसरा क्या है, अभी दूसरा छोड़ दीजिए। मल्टीमीटर क्या करता है, मल्टीमीटर आपका रेजिस्टेंस, वोल्टेज और धारा, ये तीनों को मापता है। कौन, मल्टीमीटर मापता है। अगर ओमीटर की बात की जाए तो ये भी क्या करता है, रेजिस्टेंस को मापता है। लेकिन स्पेशली हम लोग ग्राउलर जो होता है, ग्राउलर टेस्ट जो होता है वो आर्मेचर टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, आर्मेचर टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देख लीजिएगा, मेगर हाई रेजिस्टेंस, ग्राउलर मैंने बता ही दिया कि आर्मेचर टेस्ट को मापने के लिए आप कह सकते हैं कि आर्मेचर रेजिस्टेंस को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीटर मैंने बताया कि इसमें आपके रेजिस्टेंस भी आ जाएंगे, धारा भी आ जाएगी, आपके वोल्टेज भी आ जाएंगे। मल्टीमीटर मतलब एक से अधिक, यानी कि जो जिसमें एक से अधिक क्वांटिटी मापी जाए उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीमीटर कहते हैं। ओमीटर मैंने बता ही दिया कि इससे भी रेजिस्टेंस को मापते हैं, लेकिन लो रेजिस्टेंस को मापते हैं। इसका मतलब है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। चलिए अगला देखिए 104। आपसे पूछा है बाय द होल्डिंग कॉइल ऑफ 3 फेज, या कह सकते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड सीरीज विद द शंट फील्ड, यानी आपसे पूछा है 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो चलिए क्यों जोड़ा जाता है भाई, देख लीजिए। पहला क्या दिया है आपका, ऑप्शन की अगर बात की जाए तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है आपसे, टू लिमिट द लोड करंट, यानी लोड करंट को सीमित करने के लिए किया जाता है क्या। दूसरा आपसे क्या पूछा है, दूसरा कह रहा है कि कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, हाँ। तीसरा क्या कह रहा है आपसे, पहला ये हो गया, पहला ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा, टू टर्न मोटर एट लो वोल्टेज, यानी कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए। तीसरा क्या कह रहा है आपसे, टू होल्ड द हैंडल प्लंजर फर्मली, यानी प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए। चौथा क्या कह रहा है आपसे, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम द हाई स्पीड। तो एक चीज जान लीजिए, हम लोग जो देखिए अगर स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते हैं, मैंने बताया है कि आपकी जो शुरुआती करंट होती है वो काफी हाई होती है। सबसे पहले तो उसको जो है डाउन करेगा। अगर करंट डाउन होगी तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो स्पीड है वो भी डाउन होगी। तो इसका मतलब है कि आपका जो चौथा वाला ऑप्शन देखिए, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड, यानी कि मोटर को हाई गति से या उच्च गति से रक्षा करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिएगा, अगला 105 क्या कह रहा, थोड़ा सा देख लीजिए, इसको पढ़िए पहले ध्यान से, फिर गेस लगाइए आप। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेंज द DOR ऑफ ए कंपाउंड मोटर विदाउट चेंज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं को बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। चलिए बताइए। तो मोटर में अगर आप देखेंगे, या जनरेटर की बात की जाए या मोटर की बात की जाए, दो ही आपके पास मेथड होते हैं। या तो आप आर्मेचर को चेंज कर सकते हैं, या तो आप फील्ड को चेंज कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं स्टेटर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है आपका, अगर इसकी बात की जाए, सबसे जो बेस्ट मेथड होता है आपका वो कौन सा होता है, आर्मेचर धारा की दिशा। आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर, चलिए देख लीजिएगा, ये आपकी कौन सी बाइंडिंग है, फील्ड बाइंडिंग, आप कह सकते हैं सीरीज बाइंडिंग। ये आपके कार्बन प्लस है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी की दिशा को चेंज करते हैं,
ठीक है। अभी मान के चलिए यहीं से काट देंगे, यहां से इसका कनेक्शन काट दिया जाता है। अब ये डायरेक्ट कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, ऐसे हो गया। अब ये बाइंडिंग कुछ इस प्रकार से, यानी पहले आपको धारा कुछ इसकी रिवर्स करनी पड़ेगी। कैसे होगा, यहाँ से कुछ काटिएगा, उसको जो रिवर्स करके यहाँ भेज दीजिएगा। इसका मतलब है कि सबसे बढ़िया मेथड आपका कौन सा हो जाएगा, चेंज द आर्मेचर करंट डायरेक्शन, यानी आर्मेचर धारा दिशा को बदले। ठीक, यानी कि पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा अगला देखिए 106। आपसे पूछा है कि 3 बिंदु स्टार्टर में, फिर देखिए स्टार्टर की बात की है, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनबीसी, एनबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, एनबीसी, यानी नो बोल्ट जो कॉइल होती है आपकी, यानी नो बोल्ट कॉइल जो होती है उसका उद्देश्य क्या है ना। 3 बिंदु स्टार्टर में जो आपकी एनबीसी, उसका वर्क बेसिकली आपसे पूछा गया है। तो चलिए बताइए, पहला दिया है आपका क्या, पहला क्या दिया है कि बलाघूर को सुधारने के लिए, है ना। पहला क्या दिया है आपसे, कह रहा है कि भैया अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो बलाघूर इंप्रूव होगा। क्या ऐसा हो सकता है, अभी देखिए और आगे देखिए, फील्ड करंट को कम करने के लिए, बैक ईएमएफ को कम करने के लिए, यानी पहला आपसे क्या पूछा है या बताया, पहला बलाघूर को सुधारने के लिए, दूसरा क्या कह रहा है आपसे, फील्ड करंट को कम करने के लिए, तीसरा क्या कह रहा है, बैक ईएमएफ को कम करने के लिए। तो मैंने बताया है कि आपकी शुरुआती में, यानी कि शुरुआत की अगर मोटर की बात की जाए, जनरेटर की बात की जाए, तो उसका कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो करंट होती है वो काफी हाई होती है, 5 से 7 गुना हमेशा हम नाम लेंगे, क्योंकि वहीं से आपके कहीं कहीं कंक्लूजन निकलते हैं। इसका मतलब है कि शुरुआत में आपकी क्या होती है, धारा काफी हाई होती है। जब धारा काफी हाई हो जाएगी तो स्पीड भी काफी हाई हो चुकी है, उसमें जब धारा का मात्रा ज्यादा जाएगा, आप कह सकते हैं कि धारा जब कोई मोटर या जनरेटर ज्यादा लेगी तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो जब स्पीड ज्यादा होगी तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से शुरुआत की आपकी करंट तो कम होगी ही होगी, साथ साथ उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, यानी गति में वृद्धि को रोकने के लिए। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला चलिए अगला देखिएगा, चलिए अगला पढ़िए, व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हेवी लोड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए, सोचिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। व्हिच टाइप यानी कि भारी भार, देखिए हिंदी कितना भयानक हिंदी का इस्तेमाल किया, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के, या कह सकते हैं किस प्रकार की डीसी मोटर की उपयोगिता होती है या उपयोग किया जाता है ना। तो चलिए देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो मैंने बताया था आपसे कि अगर इसके कर्व की बात की जाए डी के, तो कुछ इस प्रकार से इसका कर्व होता है। मैकेनिकल लोडिंग की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से इसकी मैकेनिकल लोडिंग निकल के आती है। देखिए मैकेनिकल लोडिंग हमेशा स्पीड एंड टॉर्क के बीच में निकाला जाता है। एक चीज तो है, कभी कभी ऑप्शन में भी दे देता है कि ये बताइए मैकेनिकल लोडिंग किस पे निकाली जाती है, तो हमेशा स्पीड और टॉर्क के मध्य निकाला जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल लोडिंग की बात की जाए, यानी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, तो उसमें हम किस पे निकालते हैं भाई, किस पे निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल लोडिंग की बात की जाए तो हम लोग किस पे निकालते हैं भाई, हमेशा स्पीड एंड आर्मेचर करंट। इसको भी रिमेंबर द पॉइंट, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये बताइए कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी मोटर, चाहे मोटर की बात की जाए चाहे जनरेटर की बात की जाए, किस पे निकालेंगे, तो हमेशा स्पीड और आर्मेचर करंट के मध्य निकाला जाता है। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। तो मैंने बताया इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है मैकेनिकल लोडिंग का कुछ इस प्रकार से है। तो देखिएगा जो इसमें पूछा है भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी संचयी यौगिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। संचयी यौगिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला भाई देखिए
अगला देखिए क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अगर, देखिए विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड इन फूड मिक्सर मेथड। आपसे पूछा ये है कि फूड यानी कि खाद्य की बात किया, खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति कंट्रोल मेथड का उपयोग करेंगे, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखिए, इस आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़िया से बताया जाएगा, आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। ऑप्शन देखिए इसका, यही है ना ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला दिया है वोल्टेज नियंत्रण विधि, है ना, पहला क्या दिया है, वोल्टेज नियंत्रण विधि। दूसरा क्या दिया है आपका, फीड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड, यानी फीड डाइवर्टर नियंत्रण विधि। तीसरा क्या दिया है आपका, आर्मेचर डाइवर्टेड विधि, है ना, आर्मेचर डाइवर्टेड विधि दिया। तीसरा क्या, चौथा क्या दिया, सीरीज फीड टाइपिंग मेथड। तो इतना जान लीजिए कि हम लोग फूड यानी कि खाद्य मिश्रण मोटर में हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, फीड डाइवर्टेड कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे उसको हम समझेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए। जैसे अगर इसकी बात की जाए तो आपका ये मोटर ठीक है ना, ये आपकी क्या है, आप कह सकते हैं आपकी सीरीज वाइंडिंग है। थोड़ा सा बढ़िया से बना लीजिए इसको, ये सीरीज बाइंडिंग है। आपको पता है कि जो सीरीज बाइंडिंग बनाई जाती है वो मोटे तार, अगर यहाँ से सप्लाई आप दे देंगे, अगर सप्लाई यहाँ से इसको मिल जाएगी तो जानते हैं उसमें दिया फीड डाइवर्टर, तो हम लोग यही क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब क्या होगा कि अगर फीड डाइवर्टेड मेथड है तो आपने तार का फार्मूला पढ़ा होगा, T बराबर क्या होता है, पाई इंटू आई, यही होता है भाई, यही होता है। तो अब देखिए, अगर हमको इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, और एक चीज और जान लीजिए, जो स्पीड का फार्मूला होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पाई के, ठीक, यही होता है आपका। अब देखिए, अगर स्पीड को आपको कंट्रोल करना है तो हम क्या करते हैं, इसके फ्लक्स को आप कह सकते हैं, यहाँ से जो धारा जा रही है इसके रेजिस्टेंस को मान को कम करके हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स के मान को कम कर लेते हैं। यहाँ से धारा जितनी कम जाएगी यहाँ पे फ्लक्स उतने ही कम उत्पन्न होंगे, है ना, इतने ही कम। या आप कह सकते हैं कि जो अगर धारा को कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कहीं कहीं परिवर्तन होगा, कहीं कहीं परिवर्तन का मतलब है कि इसमें धारा कम जाएगी, तो जब अगर धारा कम जाएगी तो इसका मतलब फ्लक्स भी कम होंगे। फ्लक्स जब कम हो जाएंगे, है ना, फ्लक्स अगर कम हो जाएंगे इसका मतलब ये है, इसको ऐसे लिख दीजिए, अगर फ्लक्स कम हुआ तो क्या परिवर्तन होगा उसको देख लीजिए, यानी इस प्रोपोर्शनल टू पाई, यही है क्या पाई, यही है आपका। अगर फ्लक्स कम हुआ तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कम हुआ तो स्पीड आपकी बढ़ेगी, यानी कि अगर स्पीड आपको ज्यादा चाहिए तो तब भी ये इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आपको स्पीड कम चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं, तो धारा यहाँ से ज्यादा पास होगी, तो धारा जब ज्यादा पास होगी यानी आई का मान बढ़ेगा, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू 5 होता है, यही ना, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू 5 होता है, तो 5 का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब इसका मान बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं इसकी स्पीड को कंट्रोल कर देंगे, जैसी आपको रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे, आप, मैं यही आशा करता हूँ। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो मैंने बता ही दिया, फीड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड आपका सही, यानी फीड डाइवर्टर नियंत्रण विधि आपकी सही हो जाएगी। चलिए अगला देखिएगा, आपसे पूछा है कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है। चलिएगा देखिएगा भाई, हिंदी देख लीजिए। आपसे पूछा है कोई मान के चलिए मोटर है आपकी, है ना, कोई आपकी मोटर है, अगर इस मोटर को
इसकी जो रेटेड स्पीड, कोई रेटेड स्पीड आपको मिली होगी जैसे 700 आरपीएम या फिर कह सकते हैं आपकी 800 आरपीएम जो भी मिली होगी, उससे कह रहा है कि नीचे भी और ऊपर भी अगर आपको स्पीड कंट्रोल मेथड अपनाना है तो कौन सा मेथड अपनाएंगे, यही क्वेश्चन में पूछा है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बच्चे समझ नहीं पाते तो वो चीजें आपकी गलत हो जाती हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा भाई, कौन सा ऑप्शन होगा, तो मैंने बताया था कि जो आर्मेचर कंट्रोल होता है ए आपका बिलो दी स्पीड यानी रेटेड स्पीड जैसे 700 आरपीएम पे आपकी मोटर चल रही है, अगर 700 आरपीएम पे अगर आपकी मोटर चल रही है तो हमेशा बिलो दी स्पीड के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, आर्मेचर। यानी कि अगर इससे कम स्पीड पे इसको कंट्रोल करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर्मेचर का। अगर उससे ज्यादा स्पीड अगर बढ़ गई स्पीड उसको कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फील्ड कंट्रोल यानी क्षेत्र नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। अगर देखा जाए वाट न्यूर नॉट सिस्टम नियंत्रण यानी कि अगर डी की बात की जाए तो डी वाला जो होता है आपका और रेटेड स्पीड से नीचे भी और रेटेड स्पीड से एबव भी दोनों विधियों को कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाट न्यूर नॉट सिस्टम कंट्रोल। यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन कहीं न कहीं सही हो जाएगा, यानी इसमें दोनों आपके फैक्ट आ जाते हैं, दोनों फैक्ट आ जाते हैं, यानी रेटेड स्पीड से नीचे भी और रेटेड स्पीड से ऊपर भी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। चलिए अगला देखिएगा, कभी कभी इसके बारे में पूछ लेता है कि जो आर्मेचर कंट्रोल है इसका बताइए टॉर्क वैरी करता है या पावर वैरी करती है। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जो आर्मेचर कंट्रोल होता है उसका टॉर्क वैरी करता है जबकि पावर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसको याद कर लीजिएगा। और इसके बारे में अगर पूछे कि इसका पावर वैरी करता है ना, पावर वैरी करती है, जबकि अगर इसकी बात की जाए तो पावर क्या होता है, वैरी करता है, लेकिन टॉर्क क्या है, कांस्टेंट। इसको याद कर लीजिएगा। अगर इसकी बात की जाए तो उल्टा हो जाता है, यानी कि टॉर्क वैरी करेगा एंड पावर कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है भाई, इसको लिख लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा, उसी में आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला देखिए क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेप्स इन बाइंडिंग, यानी बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है, हम लोग टेप किस लिए लगाते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखिए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, यानी इंसुलेटेड स्लॉट, इंसुलेटेड स्लॉट। दूसरा क्या कह रहा है आपसे, कॉइल को बांधने के लिए। तीसरा क्या कह रहा है, कंडक्टर लपेटने। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा, यानी कि रैप द कंडक्टर को लपेटने के लिए हम लोग इसका उद्देश्य करते हैं, टेप का उद्देश्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, चलिए बाइंडिंग के बारे में आपसे पूछा है कि जो आपकी फ्रंट पिच है और बैक पिच है उसके बारे में पूछा गया है। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो देखिए, अगर यहां से यहां तक जा रहा है, ये आपकी क्या कहलाती है, कम्यूटेटर पिच कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, कम्यूटेटर पिच कहलाती है। ठीक है, इसको देख लीजिए, कम्यूटेटर पिच कहलाती है। यानी कि अगर इसकी बात की जाए, यहां से यहां आपकी कम्यूटेटर पिच है, अगर हमको इसी में कंडक्टर को क्या करना है, बाइंडिंग करना है, यानी कंडक्टर को डालना है, कैसे करेंगे। अगर मान के चलिए आपकी कम्यूटेटर पिच कितनी है, 2 है, कम्यूटेटर पिच आपकी 2 है, तो इसका मतलब ये है कि पहले खांचे से अगर स्टार्ट करेंगे तो दूसरे, या कह सकते हैं पहले खांचे से स्टार्ट करेंगे तो अगर कम्यूटेटर पिच 2 है तो 2 + 1 कर लीजिएगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा जाएगा, तो यानी तीसरे खांचे में हो जाएगा। फिर ऐसे स्टार्ट होगा, फिर ये दूसरे, फिर ये तीसरा में जाएगा, फिर ऐसे स्टार्ट होगा तो फिर ऐसे जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा। तो ऐसे करके जो बाइंडिंग होती है वो आपकी कौन सी बाइंडिंग कहलाती है, वो कौन सी बाइंडिंग है, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग कहलाती है, कह सकते हैं प्रोग्रेसिव बाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो क्लॉकवाइज चलती है आपकी बाइंडिंग, जो क्लॉकवाइज बाइंडिंग चलती है वो कौन सी बाइंडिंग कहलाती है, आपकी प्रोग्रेसिव बाइंडिंग कहलाती है। लेकिन यही
बाइंडिंग अगर यही बाइंडिंग आपकी ऐसे चले, यानी एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे चले, यानी खांचे में ऐसे डाला जाए, तो आपकी कहीं न कहीं वो रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग कहलाती है। यानी कि अगर घड़ी के विपरीत दिशा में बाइंडिंग कर रहे हैं तो आपकी रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग कहलाएगी, और अगर घड़ी की दिशा में कर रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेसिव बाइंडिंग कहलाएगी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए आपसे ये पूछा है, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये पूछा है कि जो फ्रंट पिच है आपकी वो बैक पिच से किसमें अधिक होती है। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो आपकी रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होती है, रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग जो होती है उसमें आपकी YF इज ग्रेटर देन Y। ठीक है, यानी कि ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो फ्रंट पिच होती है आपकी वो हमेशा बैक पिच से अधिक होती है। अगर इसके फार्मूले की बात की जाए, वाई बी की बात की जाए, तो आपका क्या होता है, जेड बाई पी प्लस 1 होता है। अगर वाई एफ की बात की जाए तो जेड बाई पी माइनस 1 होता है। ठीक, इस फार्मूले को भी आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन एक क्लॉकवाइज के लिए होता है। ठीक ना, एक क्लॉकवाइज के लिए होता है। चलिए अगला देखिए, आपसे ये पूछा है वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है। एक चीज समझ रहे हैं आप, यहाँ आपसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग क्या करते हैं, कम कर देते हैं। उस एलिमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की जाए, अगर उसके कम होने की बात की जाए, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। जो कि आपने फार्मूला पढ़ा है, रो बराबर आर बराबर रो इंटू एल बाई ये, यही फार्मूला पढ़ा है आपने। तो अगर आपने क्षेत्रफल को कम कर दिया, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए, जो हाई अलो मेटल होते हैं उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। तो इसका मतलब यह है कि वही आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, डाइनोसीट, ये तो नहीं होगा। लो इलाउसीट, क्या ये हो सकता है क्या, कि अगर किसी भी जैसे सिलिकॉन है उसमें अगर आयरन की मात्रा मिला दी जाए बहुत कम मात्रा में, तो उसका रेजिस्टेंस क्या प्रभाव पड़ेगा, कम, मतलब ज्यादा तो होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना आपको चाहिए। यानी उसके क्रॉस सेक्शनल को आप नहीं कम कर सकते। इसका मतलब सी वाला आपका देखिए हाई इलाउसीट यानी उच्च मिश्रित धातु की चादर, तो इसका रेजिस्टेंस आपको कहीं न कहीं ज्यादा मिलेगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी उच्च मिश्रित धातु की चादर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अगर, देखिएगा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 113 इसके बाद। चलिए देखिए, 4 ध्रुव डीसी मोटर में, है ना, 4 ध्रुव डीसी मोटर में आशान्वित ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे भाई। एक चीज जान लीजिए आप, अगर ध्रुवता को चेंज करना है यानी पोलैरिटी को चेंज करना है, तो इसका मतलब यह है कि आपको कहीं न कहीं धारा की दिशा को चेंज करना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर आपने बाइंडिंग बनाया है, ऐसे कॉइल बनाया है ऐसे करके, तो अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ N हो जाए, यहाँ S हो जाए, फिर उसके बाद चाह रहे हैं कि यहाँ पे N हो जाए यानी नॉर्थ पोल हो जाए, यहाँ पे साउथ पोल, तो क्या करेंगे आप भाई। अब इसमें मान चलिए इधर से धारा जा रही है, तो इसको क्या करिए आप इसमें दे दें। देखिए, इसमें जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। जो कॉइल होता है उसको उंगलियों के सापेक्ष रखिए ऐसे, तो ये जो दिशा होती है कहीं न कहीं आपकी नॉर्थ पोल को दर्शाएगी, और उसके जस्ट अपोजिट आपकी साउथ पोल हो जाएगी। तो बेसिकली आपको ये जानना था कि इसमें जो नॉर्थ पोल या आप कह सकते हैं उसकी पोलैरिटी को कैसे चेंज करेंगे। तो कहीं न कहीं आपका इसमें देखिएगा ऑप्शन दिया होगा करंट का, यानी कि उसकी दिशा को चेंज करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिएगा, चलिए देखिएगा,
वैरी द नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, क्या उसके टर्नों को बदल कर नहीं, गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेकिंग सीरीज कनेक्शन ऑफ, ये भी नहीं है। तीसरा क्या दिया है, मेकिंग पैरेलल कनेक्शन ऑफ कॉइल, अब देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब है कि वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यानी मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि धारा के प्रवाह को अलग दिशा में बनाकर ऐसा करते हैं। मैंने अभी दिखाया भी आपको कि अगर उसकी दिशा को आप चेंज कर देंगे, इसका मतलब है कि आपके नॉर्थ पोल या आप कह सकते हैं साउथ पोल, उसी के हिसाब से आपकी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होंगे, आप ऐसे रखिएगा, कॉइल की तरफ आप उंगलियों को मोड़ लीजिएगा, जो उल्टा होगा वो नॉर्थ पोल, तो उसके विपरीत जस्ट हो जाएगा आपका साउथ पोल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 114 देखिए, आपसे पूछा, एक चित्र बनाया है, बाइंडिंग प्रक्रिया में एक क्रिया क्या है, चलिए बताइएगा आप लोग। रिबाइंडिंग प्रक्रिया में एक क्रिया क्या कहलाती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो रिबाइंडिंग प्रक्रिया में कभी कभी देखेंगे तो इसमें आपके कंडक्टर लगे होते हैं, है ना, कंडक्टर लगे होते हैं। तो जब निकाला, जैसे बाइंडिंग आपकी जल गई, उसको जब निकालते हैं, निकाल के जब रख देते हैं, तो कहीं भी छोटे छोटे पार्टिकल, जिसको हम वेज कहते हैं, वो मौजूद होते हैं, वो आपके मौजूद इसी में रहते हैं। तो जब रिबाइंडिंग आप करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इसी में खांचे में पड़े रहते हैं। तो जब आप करेंगे तो कहीं कहीं वो डिस्टर्ब करेंगे, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज का प्रयोग करते हैं। हैमर लगा है आपका, तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, उसके बारे में देख लीजिए। खांचों की सफाई करना, दूसरा क्या दिया है, वेजेज। देखिए तीसरा रिमूव द या रिमूव ऑफ वेजेज, यानी वेजेज को हटाना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी वाला। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए, बताइए, पढ़िएगा क्वेश्चन देखिए। विच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन बाइंडिंग इज हाई नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड पोसेस गुड इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो चलिए आपके पास चार ऑप्शन है। पहला देखिए क्या दिया है, एम्पायर का कपड़ा, क्या ये हो सकता है क्या। दूसरा क्या दिया है, ट्रिप्लेक्स पेपर, क्या ये हो सकता है क्या। अभी तक तो मेरे समझ में ये दोनों नहीं। चलिए देखिए अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला क्या कह रहा है उसके बारे में देख लीजिए। सी वाला देखिए, मिलनेक्स पेपर दिया है, मिलनेक्स पेपर, यानी इसी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मिलनेक्स पेपर का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मिलनेक्स पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए ये रहे आपके 15 क्वेश्चन। तो आज की क्लास यही हिट होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि सीरीज अभी चली रही है, अभी इसमें बहुत क्वेश्चन करवाने हैं आपके, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि समय समय से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।